वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएमए फाइनल एसएफएम। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे गलती से क्या हम लॉ की क्लास में आ गए हैं। नहीं, मैं आपको आज एसएफएम का ही एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, देखो जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटाइजेशन। अब बेसिकली आपको पता होगा कि आपका जो एसएफएम है वैसे तो पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन आता है, वो लास्ट क्वेश्चन जो पूरा 15 मार्क्स का आता है, वो पूरा थ्योरी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो वैसे तो मुझे आप सबका माइंडसेट पता ही है कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकल का प्रिविलेज है तो फिर हम थ्योरी क्यों पढ़ के आएंगे। हमसे वैसे ही नहीं हो रहा, लॉ पढ़ना पड़ रहा है वो ही इनफ है, ऑडिट पढ़ना पड़ रहा है वो ही बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा थ्योरी तो वैसे भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है कि अगर आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रिविलेज है, जब आप प्रैक्टिकल करके आ सकते हो, तो फिर हम थ्योरी की तरफ जो है वो थोड़ा सा कम ही इंक्लाइंड रहते हैं, नो डाउट। लेकिन देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको, ठीक है आपने पूरी प्रैक्टिस करी है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल, जो आपको लगता है कि यार ये एकदम ऐसा क्वेश्चन आया जो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, या हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नहीं ही समझ में आ रहा है कि हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उस केस में जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा प्रैक्टिकल वाला, तो उस केस में हमारे पास थोड़ा बहुत प्रिविलेज ये भी तो होना चाहिए कि चलो अगर हम उस टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं करके आ पा रहे हैं तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, वो ही कर लेते हैं। अब 15 मार्क का आपका थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है, मान लो आप उसमें से 10 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके आ जाते हो अच्छे से, और उसमें आपके 7 से 8 मार्क्स आ जाते हैं, तो वो बेटर है ना। ठीक है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहां तो हम उसको पूरा ही गलत करके आए, तो उससे बेटर है कि हमारे पास थोड़ा बहुत एक स्कोप अवेलेबल होना चाहिए कि अच्छा अगर हमें एक क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो थ्योरी आ रही है तो हम उसको करके आ सकते हैं। और यहाँ पे आप ये मानो कि जो आपकी थ्योरी आती है ना, वो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जैसे अपने लॉ में आती है कि आपके एकदम इनडायरेक्ट केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे आपके पास काफी अच्छा स्कोर करने का भी चांस रहता है। ठीक है, तो जो आपके थ्योरी वाले टॉपिक्स है वो आपके सब्जेक्ट में मैं ही कवर करने वाली हूँ। तो मतलब हम बहुत ज्यादा जो है इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत हम टाइम लगा रहे हैं या बहुत लेंदी हम चीजों को लेके जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको पूरा जो है प्रैक्टिकल पोर्शन पे ही ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन एक बार जो है आप लोग ये थ्योरी वाले चैप्टर्स भी पढ़ के जाओगे तो हम ये कह सकते हैं कि एडेड एडवांटेज हमारे पास में आ जाएगा कि अगर बाय चांस हमें नहीं आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो एटलीस्ट हमें छोड़ के नहीं आना पड़ेगा क्वेश्चन, हम अटेम्प्ट तो करके आ सके, इतनी ही थ्योरी हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो हम थ्योरी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। मतलब जो आपका प्रैक्टिकल आता है पूरा पेपर, बट एक जो लास्ट आप क्वेश्चन अगर देखोगे अपने पास्ट ईयर पेपर्स का, तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है वो लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी का आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5+5+4 इस तरीके से आपका आता है। ठीक है, तो जो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है लास्ट वाला, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आपका जो है वो किस चैप्टर में से आता है, वो आपका आता है सिक्योरिटाइजेशन में से। इसमें आप ये मानो 5 से 6 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि हमें देखने हैं, और उसमें से ही आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो अब देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो आपको इस चैप्टर का नाम क्या है, सिक्योरिटाइजेशन। अगर आपको सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग और प्रोसेस समझ में आ गया ना, तो आप ये मानो कि आपको पूरा जो चैप्टर के सारे टॉपिक्स है ना वो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि मीनिंग एंड प्रोसेस से ही सारे टॉपिक्स बने हुए हैं। बेनिफिट्स हो गया, लिमिटेशंस हो गया, ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है प्रोसेस में, ये कुछ 4 से 5 अपने टॉपिक्स है। और आपको मीनिंग पढ़ के ही, ठीक है, और प्रोसेस पढ़ के ही सारा आप ये मानो कि आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो अब सबसे पहले देखो, वैसे तो हम इसको जो है वो इस तरीके से यहाँ पे नोट्स है, नोट से ही हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन नोट्स पढ़ने से पहले मुझे आपको सबसे पहले मीनिंग समझाना होगा कि सिक्योरिटाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा बिना प्रॉपर डायग्राम से। देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बार मैं आपको गो थ्रू करवाती हूँ कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। देखो सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। क्या बोला है यहाँ पे, इट रेफर्स टू। अच्छा एक और चीज है, मैंने आपके नोट्स में जो जो कीवर्ड्स है, देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें वैसे ही हमें पता है कि जोर आता है पढ़ने में, तो मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में जो कीवर्ड्स है ना उसको इस तरीके से रेड से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आपको
जो है थ्योरी में पढ़ के जाना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो रेड वाले कीवर्ड्स है हाईलाइटेड, इनको तो कम से कम पढ़ के ही जाना। बाकी जो लैंग्वेज है वो आप अपने मन से लिख के आ सकते हो, ठीक है, लेकिन जो रेड वाले कीवर्ड्स है ये आपको याद करना होगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इट रेफर्स टू द सेल ऑफ असेट्स विच जेनरेट कैश फ्लोज from the institution that owns them to another company known as special purpose vehicle that has been specifically set up, and issuing of notes, preferably interest bearing bonds, by the second company. These notes are backed by cash flows from the original assets. अब मुझे लगता है कि आपको इसको पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया होगा और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि पहले मैं आपको प्रॉपर एक प्रोसेस समझाऊंगी, उसके बाद जब हम लैंग्वेज रीड करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर ही आपका जो पूरा हम कह सकते हैं चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट सिक्योरिटाइजेशन, और रिसेंटली हमने लॉ में भी एक चैप्टर पढ़ा है सरफेसी एक्ट, वहां पर भी अपना ये टॉपिक एक आता है, बट वहां पे इन डेप्थ नहीं है, ठीक है, वहां पे एक बेसिक सा एक टॉपिक आता है जिसमें शॉर्ट में आपको मीनिंग वगैरह समझा रखा है, ठीक है। तो अगर आपने वहां पर पढ़ा है तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, और कोई बात नहीं अगर आपने अभी तक लॉ में नहीं भी पढ़ा है तो भी हम एकदम जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब सुनो, सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने पास में होता है एक बैंक, ठीक है, बैंक कह लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह लो, ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो है बेसिकली हम कह सकते हैं ये लेंडर है, ये लोन्स वगैरह देता है, ठीक है। अब ये लोन्स वगैरह जो है, ये लोन्स वगैरह किसको देगा, ये लोन्स वगैरह देगा बोरोवर्स को। ये लोन्स वगैरह किसको देगा, ये लोन्स वगैरह देगा बोरोवर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैंक ने लोन दिया, किसको लोन दिया, बैंक ने बोरोवर को लोन दिया। वैसे करके बहुत सारे बोरोवर्स होंगे, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा है कि बैंक ने आज आपको लोन दिया है, क्या आप उसको नेक्स्ट डे ही रीपे कर दोगे, या आप उसको 10 दिन के बाद रीपे कर दोगे, या 1 साल के बाद करोगे, या 10 साल के बाद करोगे, या 15 साल के बाद करोगे। अब आप बोलोगे मैम जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है लोन एग्रीमेंट की वैसे ही तो रीपेमेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बैंक ने अगर आपको लोन दिया है तो वो लोन अलग अलग टाइम पीरियड का हो सकता है, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, कोई 6 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बैंक ने अपने जो है लोन वगैरह दिए तो वो बैंक के लिए असेट है। सबसे पहली बात, जो बैंक ने लोन दिए हैं क्या हम कह सकते हैं बैंक के लिए वो असेट है, ठीक है। और बैंक को कुछ एक पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड है, टेन्योर है लोन का, उसके बाद बैंक को उसका पैसा वापस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो पैसा बैंक के पास वापस नहीं आ जाता तब तक के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि असेट्स तो है बट वो इलिक्विड असेट्स है, ठीक है। इसका मतलब वो कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, वो लिक्विड असेट नहीं है। इसका मतलब अभी जैसे मान लो बैंक है, बैंक ने लेट्स से 100 करोड़ का लोन दे दिया, बैंक ने लेट्स से 100 करोड़ का लोन दे दिया अलग अलग बोरोवर्स को, ठीक है। और लेट्स से उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो ऑन एन एवरेज कितना है, 15 साल का हम मान लेते हैं। इसका मतलब बैंक का ये जो 100 करोड़ का बैंक ने लोन दिया है, ये 100 करोड़ का जो लोन है बैंक का 15 सालों के लिए एवरेज ब्लॉक हो गया। ये पैसा है तो सही बैंक का असेट, बट इसका पैसा बैंक को अभी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 15 सालों के बाद। अब आप एक बात बताओ, इतना सारा पैसा अगर ब्लॉक हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि बैंक को हो सकता है कि ये पैसे की जरूरत हो। अगर बैंक के पास ये पैसा अभी अवेलेबल होता तो बैंक इसका कहीं और यूज कर सकती, कहीं और इन्वेस्ट कर सकती, किसी और एक्टिविटी में यूज कर सकती, ठीक है। लेकिन अभी बैंक ये सारी चीजें नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, बिकॉज उसका पैसा ब्लॉक हो रखा है। तो अब इससे डील करने के लिए एक पूरा एक प्रोसेस बनाया गया जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटाइजेशन। अब बैंक अपनी इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या कर सकती है, सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस कर सकती है। अब उसका मतलब क्या होता है मैम, देखो अगर हम बात करें सिक्योरिटाइजेशन, तो अब बैंक को क्या चाहिए, यहाँ पे बैंक चाहती है कि मेरे जो ये असेट्स है, ठीक है, जो मैंने ये बेसिकली लोन दिया है, ये लोन क्यों ना मैं लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। मतलब इसका पैसा मुझे अभी ही मिल जाए, मुझे 15 सालों तक वेट ना करना पड़े। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, आप सुनना ध्यान से। अब बैंक यहाँ पे क्या काम करेगा, अब बैंक यहाँ पर एक अलग से एंटिटी बनाएगा। बैंक यहाँ पे अलग से क्या बनाएगा, बैंक यहाँ पे अलग से एक एंटिटी बनाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, एसपीवी। बैंक ने क्या बनाई है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल,
ठीक है, एसपीवी क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसका मतलब क्या है, बैंक ने एक स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, एक अलग से एंटिटी बनाई। अब वो स्पेशल पर्पस क्या है, सिक्योरिटाइजेशन। अब उसमें क्या होता है, आप सुनो ध्यान से। अब बैंक क्या काम करेगा, बैंक के पास में जो ये असेट्स है, ठीक है, मतलब जो लोन था, है ना, जो ये असेट्स है, या फिर हम इसे रिसीवेबल्स कह सकते हैं ना, क्योंकि बैंक को ये पैसा रिसीव करना है, तो ये बैंक के लिए उसके क्या हो गए, असेट्स हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, किसी भी नाम से हम उसको बोल सकते हैं। तो अभी बैंक ने क्या करना है, बैंक अपने इन असेट्स को या जो रिसीवेबल्स है या जो लोन्स है, कुछ भी बोलो आप, बैंक इसको सेल कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर कर देगा, बैंक इसको ट्रांसफर कर देगा एसपीवी को। बैंक इसको किसको ट्रांसफर कर देगा, एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब एसपीवी क्या काम करेगी, अब एसपीवी जो है, एसपीवी इस लोन को, ये जो असेट है, एक्चुअली जो लोन है वो असेट ही तो है, अब एसपीवी इस असेट के बेस बना के, इस असेट को बेस बना के एसपीवी क्या करेगी, एसपीवी इशू करेगी, एसपीवी इशू करेगी क्या चीज, अब इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं या तो सिक्योरिटी, या फिर हम बोल सकते हैं सर्टिफिकेट्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नोट्स, मतलब किसी भी नाम से आप इसको बोल लो। अल्टीमेटली आप ये मानो कि क्या होती है, एक टाइप की सिक्योरिटीज होती है, एक टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब एसपीवी क्या करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। किसको इशू करेगी, एसपीवी बॉन्ड्स इशू करेगी टू इन्वेस्टर्स। एसपीवी क्या काम करेगी, एसपीवी बॉन्ड्स इशू करेगी। किसको इशू करेगी, एसपीवी बॉन्ड्स इशू करेगी टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब ये इन्वेस्टर्स कौन होंगे, ये इन्वेस्टर्स होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे बैंक्स, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए बड़े बड़े, या आपने एचएनआई पढ़ा होगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सब होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ये बॉन्ड्स को परचेज करेंगे। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किया इस एसपीवी ने, और दूसरी चीज है कि इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेंगे। देखो एसपीवी क्या बोलेगी कि भाई मेरे पास में 100 करोड़ के असेट्स पड़े हुए, तो मैं इस 100 करोड़ को एज अ सिक्योरिटी बना के इसके बदले में क्या कर रही हूं, इसके बदले में इशू कर रही हूं सिक्योरिटी। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया जा रहा है कि जो हमें सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि भाई उस पर कोई ट्रस्ट कैसे करेगा। यहाँ पे जो ये इन्वेस्टर्स हैं, एसपीवी इनको क्या बोलेगा कि भाई हमारे पास में 100 करोड़ का असेट पड़ा हुआ है, रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं, यानी हमें आगे जाके वो 100 करोड़ रुपए रिसीव होंगे ना। ठीक है, तो उसको हम एज अ सिक्योरिटी बना रहे हैं, उसको हम एज अ बेस बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बदले हम आपको क्या इशू कर रहे हैं, उसके बदले हम आपको इशू कर रहे हैं क्या चीज, सिक्योरिटी। जैसे आपने पढ़ा होगा सिक्योर डिबेंचर्स का कंसेप्ट, ठीक है, लॉ में हम लोग पढ़ते हैं सिक्योर डिबेंचर्स, ऐसे ही तो होता है। कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, डिबेंचर होल्डर क्यों पैसा इन्वेस्ट करता है, क्यों डिबेंचर्स परचेज करता है, वो जानता है। अगर कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर रही है, तो एक तरीके से हम कंपनी को डिबेंचर परचेज करके लोन ही तो दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी डिबेंचर वाली क्या है, लोन ही तो है, तो हम उसको लोन दे रहे हैं। और हम उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं, कंपनी क्या बोलेगी, हमने अपने असेट्स के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करी है, चार्ज क्रिएट करा है, तो भाई अगर कंपनी आगे जाके वो पैसा आपको नहीं चुका पाएगी, तो कंपनी के एसेट्स को हम सेल करके पैसा ले लेंगे ना, ये तो सबने पढ़ा ही है लॉ में। ठीक है, सेम ही चीज मानो, यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स को भी एसपीवी क्या बोलेगा कि भाई सुनो, हम जो तुम्हें ये सिक्योरिटी वगैरह इशू कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमने तुम्हें सर्टिफिकेट्स कह लो, बॉन्ड्स कह लो, सिक्योरिटीज कह लो, किसी भी नाम से कह लो, हमने जो तुम्हें ये इशू की है सिक्योरिटीज, इसके बैकिंग में, ठीक है, इसके सपोर्ट में हमने क्या कर रखा है, जो ये 100 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं वो हमारे पास है ना, यानी हमें बोरोवर से वो पैसा लेना है, तो तुम हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो हम उसको बेस बना के, ठीक है, उसको एज अ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड असेट मान लो, उस सिक्योर्ड असेट बना के हम क्या इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अब ये कर दिया इस एसपीवी ने, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी इशू कर दी। अब जो ये इन्वेस्टर्स हैं, अब जो ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स ऑब्वियस सी बात है, अगर सिक्योरिटी परचेज करेंगे, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये कंसिडरेशन भी पे करेंगे। तो अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स इस एसपीवी को क्या पे करेंगे, कंसिडरेशन पे करेंगे। ये इन्वेस्टर्स इस एसपीवी को क्या पे करेंगे, कंसिडरेशन पे करेंगे। मतलब
सिक्योरिटी परचेज करी मैंने, तो मैं उसका पैसा किसको दूंगी, एसपीवी को दूंगी, ठीक है। तो अब ये इन्वेस्टर्स ने कंसिडरेशन किसको पे किया, एसपीवी, और अब ये एसपीवी के पास पैसा पहुंच गया, ठीक है। अब ये एसपीवी क्या करेगी, अब ये एसपीवी आगे पैसा किसको ट्रांसफर कर देगी, अब ये एसपीवी आगे पैसा ट्रांसफर कर देगी टू बैंक, ये आगे पैसा ट्रांसफर कर देगी टू बैंक। समझ आई बात। देखो वापस से सुनो क्या बोला। सबसे पहले बोरोवर को बैंक ने लोन दिया था, बैंक के पास वो पैसा पड़ा हुआ था, बैंक को लग रहा था कि यार ये जो पैसा है ये मुझे इतने सालों के बाद रिकवरी होगी, पर मुझे पैसा अभी चाहिए, मुझे काम आएगा। तो बैंक ने सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस किया, जिसके थ्रू बैंक ने क्या बनाया, एक एसपीवी बनाया। बैंक ने उस एसपीवी को अपने ये जो 100 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं, असेट्स हैं, ये सेल कर दिए। एसपीवी ने उसके बदले में, आप ये मान सकते हो कि जो इलिक्विड असेट था, अभी ये यहाँ पे इलिक्विड असेट्स है, एसपीवी ने ये इलिक्विड असेट्स के बदले में क्या क्रिएट कर दिए, लिक्विड असेट्स क्रिएट कर दिए। कैसे, सिक्योरिटीज इशू कर दी, उस पैसे के बेस बना के, उस पैसे को बेस बनाकर क्या इशू कर दिया, सिक्योरिटीज इशू कर दी। तो इसका मतलब एसपीवी ने क्या काम करा, इलिक्विड असेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड असेट्स में कन्वर्ट कर दिया। यही प्रोसेस होता है सिक्योरिटाइजेशन, कन्वर्टिंग इलिक्विड असेट्स इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। ट्रेडेबल सिक्योरिटीज है, लिक्विड असेट्स हैं, ठीक है। तो अभी एसपीवी ने सिक्योरिटी वगैरह जो है वो इशू करी, किसको इशू करी, एसपीवी ने सिक्योरिटी वगैरह जो है वो इशू करी टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने कंसिडरेशन किसको पे किया, एसपीवी को, और एसपीवी ने वो जो 100 करोड़ रुपए अब यहाँ पे आ गए होंगे इसके पास में, एसपीवी के पास, अब ये 100 करोड़ रुपए कंसिडरेशन किसको दे दिया, एसपीवी ने बैंक को दे दिया। बट एक्चुअली ये 100 करोड़ नहीं देगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एसपीवी भी तो काम कर रहा है, तो एसपीवी अपनी कमीशन काटेगा, ठीक है, ऑब्वियस है। तो हो सकता है एसपीवी यहाँ पे 100 करोड़ में से 5 करोड़ की या 10 करोड़ की अपनी कमीशन काटे, और मार्जिन डिडक्ट करने के बाद में जो रिमेनिंग पैसा है, रिमेनिंग पैसा है वो दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने 10 करोड़ रुपए काट दिए, तो हम कह सकते हैं कि 90 करोड़ रुपीस वो रिटर्न कर देगा टू बैंक, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसके आगे क्या होगा, आप सुनो ध्यान से। अब ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर्स ने अभी तो परचेज करे सिक्योरिटीज, बट आगे जाके कभी ना कभी तो इन्वेस्टर्स को भी हमें पैसा वापस करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा है, तो कभी ना कभी तो वो रिडीम होंगी कि नहीं होंगी। अब एसपीवी ने तो वो पैसा किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो अभी एसपीवी इन इन्वेस्टर्स को कैसे रीपे करेगा, सिंपल सी बात है। एसपीवी किससे पैसा लेगा, एसपीवी पैसा लेगा बोरोवर्स से। वो भी तो पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद करेंगे, ओके, बट करेंगे तो सही। तो अब क्या, देखो सुनो ध्यान से। अब जो एसपीवी है ना, एसपीवी एक अपॉइंट करेगा सर्विसर को। क्या बोला, एसपीवी किसको अपॉइंट करेगा, एसपीवी अपॉइंट करेगा सर्विसर, ठीक है। अब ये सर्विसर कौन होता है, आप ये मान सकते हो सर्विसर एसपीवी का एजेंट होता है, ठीक है। ये सर्विसर क्या करेगा, एसपीवी के बिहाफ पर जो ये बोरोवर्स है ना, जो ये बोरोवर्स है ना, इन बोरोवर्स से पैसा रिसीव करेगा। एसपीवी क्या काम करेगा, एसपीवी इस सर्विसर क्या काम करेगा, सर्विसर इस एसपीवी के बिहाफ पर जो ये बोरोवर्स हैं, इन बोरोवर्स से क्या रिसीव करेगा, इन बोरोवर्स से पैसा रिसीव करेगा, ठीक है। अब जैसे इनका टेन्योर था 15 ईयर्स, किसी का होगा 10 ईयर्स, किसी का होगा 5 ईयर्स, तो जब भी है वो उनसे पैसा रिसीव करेगा। तो बोरोवर्स हम कह सकते हैं अपने लोन का रीपे करेंगे, रीपे लोन करेंगे, और इंटरेस्ट वगैरह भी तो देंगे जैसा भी है, ठीक है। तो बोरोवर्स रीपे लोन एंड इंटरेस्ट, तो वो किसको देंगे, सर्विसर। सर्विसर ने पैसा कलेक्ट किया, और सर्विसर ये पैसे को किसको ट्रांसफर करेगा, सर्विसर ये पैसे को ट्रांसफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टू एसपीवी। अब ये सर्विसर जो है इस पैसे को किसको ट्रांसफर कर देगा, सर्विसर इस पैसे को ट्रांसफर कर देगा टू एसपीवी। तो जो यहां से कंसिडरेशन आया किसके पास में, सर्विसर के पास। अभी सर्विसर वो जो पैसा है, कंसिडरेशन है, वो किसको ट्रांसफर कर देगा, एसपीवी को, और एसपीवी उस पैसे को यूज करके किसको पे कर देगी, अभी एसपीवी जो है वो रीपे कर देगी इन्वेस्टर्स को। बात समझ आई। इस तरीके से पूरा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस काम करता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसके स्टेप्स बनाएं, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, अच्छा स्टेप 1 में जो बैंक है
अच्छा, हम बैंक को यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं। बैंक का यहाँ पे जो इस प्रोसेस में नाम होता है वो होता है ओरिजिनेटर। तो आपको जो बैंक नहीं मिलेगा अपने चैप्टर में, बैंक का आपको क्या नाम मिलेगा? बैंक का आपको नाम मिलेगा ओरिजिनेटर, ठीक है। अच्छा, बोरोवर्स, बोरोवर्स का आपको नाम मिलेगा ऑब्लिगर्स, क्योंकि इनकी होती है ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या हुआ था? स्टेप 1 में हम कह सकते हैं बैंक ने, स्टेप 1 में हम कह सकते हैं बैंक ने क्या काम किया था? बैंक ने लोन दिया था किसको? बोरोवर्स को, ठीक है। उसके बाद में बैंक ने क्या काम करा? सेल करा अपने रिसीवेबल्स को टू एसपीवी। तो ये हम कह सकते हैं अपना यहाँ पे आ जाएगा स्टेप नंबर 2। इसको मैं अलग पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। देन यहाँ पे अपना क्या आ गया? स्टेप नंबर 2, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला? एसपीवी ने क्या काम किया? एसपीवी ने सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करी। ये अपना यहाँ पे आ जाएगा स्टेप नंबर 3, ठीक है। आप सिक्योरिटी जो भी रिसिप्ट वगैरह इशू करी है, चाहे आप उसको सिक्योरिटी बोल लो, सर्टिफिकेट्स बोल लो, बॉन्ड्स बोल लो, कुछ भी आप कह सकते हो, नोट्स बोल लो, ठीक है। अल्टीमेटली है वो सिक्योरिटीज, ठीक। अब इन्वेस्टर्स उसका कंसिडरेशन देंगे और उसके बाद में एसपीवी किसको पेमेंट करेगा? बैंक को पेमेंट करेगा, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टर्स कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, ये अपना हो गया स्टेप 4। और इसके बाद एसपीवी देगा बैंक को, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे स्टेप 5। और फाइनली जो एसपीवी है वो किसको अपॉइंट करेगा? सर्विसर को। और सर्विसर किससे पैसा रिसीव करेगा? बोरोवर से। तो ये अपना हो जाएगा स्टेप नंबर 6, ठीक है। सर्विसर वो पैसा किसको पे कर देगा? सर्विसर वो पैसा लेकर पे कर देगा एसपीवी को। अब सुनो ध्यान से, जो सर्विसर है ना वो कोई भी हो सकता है, बट जनरली बता रही हूं मैं, मेजोरिटी केसेस में सर्विसर कौन होता है? मेजोरिटी केसेस में सर्विसर जो अपना ओरिजिनेटर है ना वही होता है। सर्विसर जो अपना ओरिजिनेटर है, मतलब जो बैंक है, ठीक है, जिसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, ये यही होता है। देखो, क्योंकि बोरोवर तो किसको जानते हैं? बैंक को जानते हैं। तो बोरोवर किसको पैसा पे करेंगे? बोरोवर पैसा पे करेंगे बैंक को, ठीक है। और सर्विसर का भी तो यही काम होता है, बोरोवर से पैसा कलेक्ट करना। तो जनरली नॉर्मली केसेस में बैंक ही क्या बन जाता है? सर्विसर, मतलब एसपीवी के बिहाफ पर एजेंट। तो बैंक ही पैसा कलेक्ट करेगा। अब बैंक अपने पास तो नहीं रख सकता है, वरना उसके पास तो दो दो बार पैसा आ गया, एक एसपीवी से, अब बोरोवर से, तो वो तो नहीं रख सकता। तो वो पैसा किसको ट्रांसफर कर देगा? एसपीवी को, अपनी एक फीस काट के। ऑब्वियसली बात है ना, अभी वो पैसा कलेक्ट करने का काम कर रहा है जो कि एक्चुअली एसपीवी का है, तो वो एसपीवी का एजेंट के तौर पे काम करेगा तो फीस काटेगा। सिंपल सी चीज है। तो जनरली वो ओरिजिनेटर भी हो सकता है। एंड फाइनली एसपीवी जो है वो आगे जाकर किसको पेमेंट कर देगा? एसपीवी जो है वो आगे जाकर पेमेंट कर देगा टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 8। तो ये जो है ये अपना पूरा प्रोसेस है, ये अपना पूरा प्रोसेस है। ये अपना किसका प्रोसेस हो गया? ये अपना प्रोसेस हो गया सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है। ये अपना किसका प्रोसेस हो गया? ये अपना प्रोसेस हो गया सिक्योरिटाइजेशन। अभी आई होप आपको पूरा जो प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है और अगर आपको ये सारी पार्टीज क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज होती है, इसके अलावा एक और पार्टी हम कह सकते हैं होती है, जैसे हम कहते हैं क्रेडिट इनहैंसर। ऐसे तो और भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं, अभी हम सारा पढ़ेंगे। तो एक और पार्टी हम कह सकते हैं, एक होती है क्रेडिट इनहैंसर, एक होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बट ठीक है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आई होप आपको ये जो एक बेसिक प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो अभी जो हमें थ्योरी पढ़नी है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें से 2-3 चीजें डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज तो आप मुझे बताओ कि बेनिफिट क्या हुआ? ये जो प्रोसेस हमने किया, इतना सारा हमने प्रोसेस किया, इससे बेनिफिट क्या हुआ और किसको क्या बेनिफिट हुआ? देखो, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले यहाँ पे बैंक को बेनिफिट हुआ। बैंक को बेनिफिट कैसे हुआ? बैंक को ही बेनिफिट हुआ कि उसके जो इलिक्विड असेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड असेट्स में, पहला, ठीक है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो एसपीवी है, एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, एसपीवी क्रिएट हो गई तो ठीक है। फिर उसने सिक्योरिटी वगैरह इशू करी तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक और हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और इसके अलावा आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि जो बैंक है, बैंक अपने इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पे फोकस कर पाएगा, है ना। मतलब बैंक का मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट लेना, लोन वोन देना, ठीक है। अब बैंक ने यहाँ पे ये सारा जो काम है ये सारा काम करना है।
अब अगर यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया लॉ में भी अपने एक टॉपिक आता है जिसमें हम सरफेसी एक्ट में पढ़ते हैं, तो वहां पे भी हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि अगर जैसे मान लो ऐसे बोरोवर्स है जो पैसा पे करने में ड्रामा करते हैं, नाटक कर रहे हैं, ठीक है, तो डिले पे डिले कर रहे हैं, तो बैंक को उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारा जो काम है वो कौन संभाल लेगा, एसपीवी संभाल लेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो बैंक अपने जो मेन एक्टिविटीज है उसके ऊपर फोकस कर पाएगा, ठीक है। और बैंक को इमीडिएटली फंड मिल जाएगा, तो वो उस फंड को यूज करके और भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर सकता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम नोट्स से पढ़ लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, अब हम इसको वापस पढ़ते हैं। पहले तो आपको समझ में नहीं आई होगी, अब आ जाएगी। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बोला, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। क्या बोला, देखो सबसे पहले इट रेफर्स टू, क्या क्या चीजें बोली है, इट रेफर्स टू द सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, विच जनरेट कैश फ्लोज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन दैट ओन्स देम। अब ध्यान से सुनना, और आप साथ साथ जो मैं लिखवाती भी जा रही हूँ ना इसके ऊपर, वो आप लिखते भी जाना। तो सबसे पहले क्या बोला है, सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स हमें समझ में आ गया, जो हमने प्रोसेस किया इसमें सेल ऑफ असेट्स कौन से हैं, ये वाले। ये हमने असेट्स को सेल किया ना, ये हमने असेट्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया, सेल किया, इसकी बात कर रहा है। तो क्या बोला यहाँ पे, सेल ऑफ असेट्स विच जनरेट कैश फ्लो। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे असेट्स है ना जिससे कैश फ्लो तो आएगा, क्योंकि बोरोवर पैसा देंगे तो वो रिसीवेबल्स हैं अपने, लेकिन बोरोवर्स पैसा अभी नहीं देंगे, आगे जाके देंगे। तो उस असेट्स को सेल कर रहा है, ठीक है। कौन सेल कर रहा है, इंस्टीट्यूशन दैट ओन्स देम। मतलब वो असेट किसके हैं, ओरिजिनेटर के, बैंक के, एफआई के। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लिख सकते हो, ये कौन से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अबाउट बैंक और एफआई, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनेटर, ठीक है। अब आपको कनेक्ट होती जाएंगी चीजें। अच्छा, अब ये किसको ट्रांसफर कर रहा है, ओरिजिनेटर ट्रांसफर कर रहा है टू एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर रहा है, जो कि स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाई गई है, स्पेसिफिकली सेटअप फॉर द पर्पस। एसपीवी को हमने सिक्योरिटाइजेशन के लिए ही तो बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब एसपीवी पैसे की रिकवरी कैसे करेगी, वो अपने घर से थोड़ी देगी पैसा लाके। एसपीवी इशू करेगी नोट्स या सिक्योरिटीज या सर्टिफिकेट्स, कुछ भी आप कह सकते हो, एंड इशूइंग ऑफ नोट्स, ठीक है, प्रेफरेबली इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स, ठीक है। जो ये नोट्स होते हैं, सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया, ये जनरली कैसे होते हैं, बॉन्ड के जैसे होते हैं। जो इन्वेस्टर्स है उसको इसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बाय दिस सेकेंड कंपनी। सेकेंड कंपनी कौन है, एसपीवी। सेकेंड कंपनी कौन है, एसपीवी ही तो है, और वो इशू करेगी टू इन्वेस्टर्स। अच्छा, दीज नोट्स आर बैक्ड बाय कैश फ्लोज फ्रॉम ओरिजिनल असेट्स। ये जो नोट्स हमने इशू करे, ये किसकी बैकिंग पे करे, किसके सपोर्ट पे करे, किसको एज अ हम कह सकते हैं सिक्योरिटी बनाकर, किसके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट करके हमने काम करा है, हमने इन्वेस्टर्स को दिया। तो इन्वेस्टर्स को हमने क्या बोला है कि भाई हम तुम्हें सिक्योरिटी अगर इशू कर रहे हैं तो ये जो पैसा आएगा तुम्हारे पास में, तो वो किसको हमने बैकिंग बनाया है, किसके सपोर्ट पे हमने इशू करा है, जो पैसा एक्चुअली बोरोवर से रिसीव होगा। तो वही तो है, दीज नोट्स आर बैक्ड बाय कैश फ्लोज फ्रॉम ओरिजिनल असेट्स। ओरिजिनल असेट्स कौन से, अपने रिसीवेबल्स या लोन्स, उनसे जो कैश फ्लो आएगा, मतलब बोरोवर से पैसा आएगा, ठीक है, उसके बदले में ही तो हम इशू कर रहे हैं, तो पैसों की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना कंसेप्ट हो गया सिक्योरिटाइजेशन का। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पार्टिसिपेंट्स। इसके ऊपर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि डायरेक्टली बोला आपसे पार्टिसिपेंट्स लिखो, 4 पार्टिसिपेंट्स लिखो, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। चलो, अब देखो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझाया है, यही सब लोग पार्टिसिपेंट्स, यही सब लोग क्या है, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। चलो, अब देखो क्या क्या बोला। सबसे पहले क्या बोला, ओरिजिनेटर। हम जानते हैं ओरिजिनेटर कौन होता है, बैंक। तो क्या बोला, ओरिजिनेटर एक्चुअली क्रिएट्स अ सिक्योरिटाइज्ड असेट। ओरिजिनेटर ही तो क्रिएट करता है, कैसे, ओरिजिनेटर ही तो लोन वगैरह देगा, है ना, तो उसने ही क्रिएट किया है। तो ओरिजिनेटर एक्चुअली क्रिएट्स अ सिक्योरिटाइज्ड असेट। दिस एंटिटी जनरेट्स या ओरिजिनेट्स और ओन्स द डिफाइंड और आइडेंटिफिएबल कैश फ्लो दैट इज इनकम स्ट्रीम फ्रॉम रिसीवेबल्स, ठीक है, वही चीज है। अब उसको ये घुमा घुमा के बार बार बोलेगा कि जो एंटिटी है, मतलब जो बैंक है या जो एफआई है, जो भी है,
वो क्या कर रहा है, वो ओन कर रहा है, मतलब उसके हैं, क्या उसके हैं, ठीक है, डिफाइंड और आइडेंटिफिएबल कैश फ्लो। अब इसको ऐसे क्यों बोला गया, बिकॉज लोन है, हमें पता है ना बोरोवर कौन है, हमें पता है ना कैश कहाँ से आएगा, अल्टीमेटली पैसा कहाँ से आएगा हमें पता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अनआइडेंटिफिएबल है, भगवान देके जाएंगे, पता है पैसा कहाँ से आने वाला है, तो आइडेंटिफिएबल कैश फ्लो है, ठीक है। दैट इज इनकम स्ट्रीम फ्रॉम रिसीवेबल, जो रिसीवेबल्स है अपने, जो लोन्स है, उनसे पैसा आएगा, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताया है रिटेल बैंक, तो चाहे आप बैंक लिख लो, चाहे आप एफआई लिख लो, ठीक है, जो कि सिक्योरिटाइज कर सकता है अपने लोन्स को। अब ये आपको अलग अलग टाइप के लोन्स बताए हुए हैं कि बैंक जो अलग अलग टाइप के लोन्स देता है, उसमें से किसी भी टाइप के लोन को बैंक सिक्योरिटाइज कर सकता है। बैंक कौन कौन से लोन दे सकता है, बैंक मॉर्गेज, मॉर्गेज वगैरह कौन से होते हैं, जैसे बैंक ने मान लो कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया और बदले में प्रॉपर्टी वगैरह या लैंड वगैरह को हमने एज सिक्योरिटी रखवाया, तो उसे हम मॉर्गेज कहते हैं, वो वाले लोन्स हो गए। ऑटोमोबाइल लोन्स वगैरह हो गए, कार लोन, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स होते हैं अपने, ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं अपने डेटर्स वगैरह, तो बेसिकली बीआर वगैरह, तो ये सब जो है अलग अलग टाइप के लोन्स हो सकते हैं। तो बैंक किसी भी पर्टिकुलर टाइप के लोन को सिक्योरिटाइज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक आता है अरेंजर, ये हमने अपने प्रोसेस में नहीं पढ़ा था, बड़ी सिंपल सी चीज है। जो ओरिजिनेटर है बैंक है, अब जैसे हमने बात की थी बैंक के पास 100 काम होते हैं, ठीक है, तो बैंक यहाँ पे ये जो एसपीवी बनाने का काम है और जो सारे काम है सिक्योरिटाइजेशन के, बैंक उन सब काम को करने के लिए, उन सारे काम को करने के लिए एक जो है अपॉइंट कर लेता है एक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो कि इसी काम में इन्वॉल्व रहता है। देखो क्या बोला, अरेंजर, अरेंजर में क्या बोला, एन ओरिजिनेटर यूजुअली अपॉइंट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डिजाइन एंड सेट अप द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज अरेंजर। मतलब बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, खुद से जो एसपीवी वगैरह बनाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, बट बैंक यहाँ पे क्या करता है, उसको खुद से सब कुछ नहीं करना पड़े, तो वो आप ये मानो एक अपना एजेंट रख लेगा, ठीक है। तो वो एजेंट भी कौन होगा, वो कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होगा जो ये सारे कामों में इन्वॉल्व रहता है। अब देखो उसका काम क्या होगा, जो ये अरेंजर है उसका काम क्या होगा, सबसे पहले वो क्या काम करेगा, डिटरमाइन करेगा रिस्क प्रोफाइल ऑफ द रिसीवेबल्स टू क्रिएट डिफरेंट ट्रांचेस ऑफ सिक्योरिटी। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब आप एक चीज सुनना ध्यान से, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, तो जो अपना बैंक है, अब बैंक की जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यार, अलग अलग टाइप के लोन्स हो सकते हैं ना, जैसे अभी हमने बात की मॉर्गेज वाले लोन्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल वाले लोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी बैंक के पास में अलग अलग क्रेडिट कार्ड लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, अलग अलग वेराइटी के लोन्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब जैसे जो ये वाले लोन्स है, कौन से वाले, मॉर्गेज लोन्स है, इसके बदले में तो बैंक के पास में क्या पड़ा हुआ होगा, लैंड, ठीक है, या कोई सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी अच्छी खासी पड़ी हुई होगी, तो ये हम कह सकते हैं एकदम सेफ लोन्स होते हैं, क्योंकि इसके बदले में अगर मान लो बोरोवर पेमेंट नहीं भी कर पाया, तो ये सेफ है ना। क्यों सेफ है, क्योंकि अगर बोरोवर पेमेंट नहीं भी कर पाया तो बैंक के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बैंक उस प्रॉपर्टी को जाके सेल कर सकता है, ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जो हम कह सकते हैं थोड़े से रिस्की है, जहां पे हमें लगता है कि यार अगर बोरोवर ने पेमेंट नहीं किया तो हम पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बैंक के पास में अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं। कुछ लोन्स ज्यादा रिस्की होते हैं जहां पे पैसे की रिकवरी करने के चांसेस कम रहते हैं, कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो कम रिस्की हैं, और कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो सबसे बिल्कुल हम कह सकते हैं लीस्ट रिस्की है, मतलब वहां पे रिपेमेंट हमें लगता है कि बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, इसका मतलब अलग अलग वेराइटी के लोन्स होते हैं, जो टोटल लोन्स होते हैं बैंक्स की, उसको अलग अलग वेराइटी में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क, कि कौन सा हाई रिस्क लोन है, कौन सा मीडियम रिस्क का लोन है। ऑब्वियसली बात है, एक बात बताओ, जो इन्वेस्टर्स है, हाँ, आप ये इन्वेस्टर्स को पैसा कहाँ से दोगे, एसपीवी उनको पैसा कहाँ से देगी, जो पैसा बोरोवर से आएगा। अब बोरोवर ही डिफॉल्टिंग है, आपको ऐसा लगता है कि बोरोवर पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे, गए बीते हैं, हमारे पास कोई बहुत अच्छा खासा असेट भी नहीं है उनसे रिकवरी करने के लिए, तो वो रिस्की वाले हैं। तो इन्वेस्टर्स ऐसे रिस्की वाले लोन्स के बदले, रिस्की वाले रिसीवेबल्स के बदले नई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे वही वाले इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं होंगे जो किसके ऊपर बैकिंग है उनकी, ऐसे लोन्स के ऊपर या ऐसे रिसीवेबल्स के ऊपर जो हम कह सकते हैं रिस्की कम है या रिस्की एकदम नहीं ही है, ऐसा मान लो।
तो अलग अलग वेराइटी क्रिएट करनी पड़ती है कि ये रिस्की ज्यादा है, ये रिस्की कम है। और इसमें देखो क्या होता है कि जो रिस्की ज्यादा होता है, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो अब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एसपीवी क्या करता है, वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट देता है। जैसे कोई ऐसा लोन है जो नॉन रिस्की है, तो एसपीवी क्या बोलेगा, इसके बदले में जो हम ये इशू कर रहे हैं सिक्योरिटीज, उसकी हम इंटरेस्ट रेट लेट्स से कितनी चार्ज कर रहे हैं, कितनी आपको पे कर रहे हैं, 6%। लेकिन जो रिस्की वाले हैं, ठीक है, रिसीवेबल्स, उसके बदले जो हम सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 12%। बट वो रिस्की है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ना फाइनेंस में, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब जिसको रिस्क लेनी है तो उसको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा, 12%। जिसको सेफ वाले सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, कर लो, 6% का है। बट उसको रीपेमेंट की श्योरिटी है, इसको रीपेमेंट एंड में होगा। भी सारी चीजें क्या है, ये हम आगे बात करते जाएंगे तो आपको और समझ में आता जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बेसिक बताया। तो रिस्क प्रोफाइल, ठीक। नेक्स्ट आता है सेट्स अप एन एसपीवी, बेसिक। जो हमने पढ़ा, बैंक करता है तो बैंक किसको अपॉइंट कर लेगा, अरेंजर, और अरेंजर बैंक के बिहाफ पर क्या बना लेगा, एसपीवी। ऑल्सो डिजाइन्स क्रेडिट एनहांसमेंट एंड लिक्विडिटी सपोर्ट। एक और काम करता है ये, किस चीज का, क्रेडिट इनहांसमेंट का। अब ये क्या होता है, आगे एक स्टेप आएगा तब मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप बेसिक याद रखो कि बैंक के बिहाफ पर ये सारे काम करेगा सिक्योरिटाइजेशन के। अब सी तो हमें बताइए, एसपीवी बनेगा, ठीक है। दिस इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द ओरिजिनेटर। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसको किसने बनाया है, जिसको बनाया है ओरिजिनेटर ने, मतलब बैंक ने, है ना। अब देखो अल्टीमेटली बैंक ने अरेंजर को अपॉइंट किया और अरेंजर ने बनाया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मेनली काम तो बैंक ही कर रहा है ना, अरेंजर के थ्रू कर रहा है, बट मेन कौन है, बैंक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि बैंक ही कर रहा है, अरेंजर से वो करवा रहा है बस। तो दिस इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय ओरिजिनेटर। क्यों बनाया इस एंटिटी को, टू स्पेसिफिकली परचेज द असेट्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने ये रेड से हाईलाइट कर लिए हैं, आपको इसी में ही सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा। बाकी सब तो लैंग्वेज फ्रेमिंग के लिए सेंटेंसेस है, ठीक है। तो दिस इज एन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द ओरिजिनेटर टू स्पेसिफिकली परचेज द असेट्स एंड realize their off balance sheet treatment for legal and accounting purposes। इसके अलावा क्या बोला, realize their off balance sheet treatment। देखो क्या बोला, बेसिकली इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो, जैसे बैंक है, बैंक है, अब बैंक की जो बैलेंस शीट होगी, बैंक की बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स शो हो रहे होंगे, बैंक की बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स शो हो रहे होंगे एसेट्स के फॉर्मेट में, ऑब्वियस सी बात है। बट उससे पैसा नहीं आ रहा, उससे पैसा नहीं आ रहा, ठीक है। बट अगर बैंक ये एसेट्स को एसपीवी को सेल कर देती है, तो अभी वो बैंक की बैलेंस शीट से हट जाएंगे, वो बैंक की बैलेंस शीट से हट जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑफ बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। इसके बाद देखो क्या बोला है कि जो एसपीवी है वो या तो बन सकती है कंपनी के फॉर्मेट में, जो अपनी कंपनी से वाली कंपनी होती है तो आप कंपनी बना लो, या आप किस फॉर्मेट में बना सकते हो, ट्रस्ट के फॉर्मेट में बना सकते हो। तो दो टाइप से बन सकता है, ट्रस्ट के फॉर्मेट में या कंपनी के फॉर्मेट में एसपीवी जो आपकी होती है। अच्छा, अब जो ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एसपीवी है, जिसे हम इशूअर भी कह रहे हैं। अब इशूअर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इशू कर रही है, ठीक है, क्या, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स। तो द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एसपीवी ऑल्सो कॉल्ड द इशूअर, ये क्या काम कर रही है, इश्यू सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स टू फंड द परचेज ऑफ आइसोलेटेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द ओरिजिनेटर। ये सिक्योरिटीज इशू कर रही है, क्यों इशू कर रही है, ताकि जो भी पर्सन है, इन्वेस्टर्स, उनसे जो पैसा आएगा वो पैसे को ये किसको लौटा देंगे, वापस कर देंगे, टू द बैंक, ओरिजिनेटर, ठीक है। चलो, इसके बाद में हमें बताया इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं इस प्रोसेस में टिपिकली वो कौन से होते हैं, बड़े वाले इन्वेस्टर्स, ठीक है, लार्ज इन्वेस्टर्स, जैसे बैंक्स हो गए, एफआईज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, हेज फंड्स आपने पढ़ा होगा, कंपनीज एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो अपने एचएनआईज वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये सब लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स परचेज द सिक्योरिटीज इशूड बाय द एसपीवी अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क रिटर्न प्रेफरेंसेस। अब ये आपको समझ में आया, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था रिस्क रिटर्न, जो बंदा जितनी रिस्क लेने के लिए रेडी है उसको रिटर्न भी उतना हाई मिलेगा, जो जितनी सेफ सिक्योरिटीज परचेज करेगा उसका रिटर्न उतना ही कम होगा। मैंने रिस्की सिक्योरिटीज परचेज करी है,
रिस्की सिक्योरिटीज है मतलब रीपेमेंट एंड में होगा भी कि नहीं होगा डाउटफुल है, बट मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है उसके ऊपर। और अगर मैंने कम रिस्की वाली परचेज करी है एकदम, तो मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल कम मिलेगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी टाइप की रिस्क रिटर्न प्रोफाइल में एंटर करना है। नेक्स्ट आता है सर्विसर, ये अभी हमने बात की ही थी कि एसपीवी कलेक्शन वगैरह करने के लिए फ्रॉम द बोरोवर्स क्या अपॉइंट करेगा, एक एजेंट कह लो। ठीक है, जनरली वो कौन होता है, बैंक ही होता है, जो ओरिजिनेटर है वही होता है। तो एसपीवी अपॉइंट्स द सर्विसर टू एडमिनिस्टर एंड कलेक्ट द अंडरलाइंग रिसीवेबल्स इन द कैपेसिटी ऑफ एसपीवीज एजेंट। वो कैसे काम करेगा सर्विसर, वो काम करेगा एज एसपीवीज एजेंट फॉर अ सर्विसिंग फीस। ऑब्वियसली बात है, फीस तो चार्ज करेगा कोई भी पर्सन। यहाँ पे एक बात बताओ, कोई भी पर्सन फ्री में क्यों काम करेगा, नहीं करेगा, फीस तो लेगा ही लेगा। ठीक है, स्टिपुलेटेड अंडर द सर्विसिंग एग्रीमेंट, जनरली ओरिजिनेटर एक्ट्स एज सर्विसर। तो जनरली ओरिजिनेटर ही कौन बन जाता है, सर्विसर, बिकॉज बोरोवर्स उसी के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। सो मेक सेंस। ठीक है, चलो, तो ये अपना हो गया पॉइंट नंबर ई, सर्विसर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो ये जो अभी तक हमने पढ़ा पॉइंट नंबर ई तक, ये तो मैंने आपको सारा प्रोसेस में ही बता दिया था, ये सब लोग होते हैं। अब दो तीन लोग और हैं पार्टिसिपेंट्स में। एक होता है रेटिंग एजेंसीज, ये आपने नॉर्मली भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, जैसे अपने कंपनीज वगैरह होती है नॉर्मली। ठीक है, तो रेटिंग दिलवाना उनको बहुत जरूरी होता है, बिकॉज रेटिंग से ही हम ये जान पाते हैं कि कौन कितना ज्यादा रिस्की है और कौन कितना कम रिस्की है। ठीक है, तो क्या बोला, ऐसे करके रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि रेट करती हैं सिक्योरिटीज को टू इंडिकेट वेदर द एसपीवी हैज अ स्ट्रॉन्ग और वीक कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दे एक्ट एज अल्टीमेट अप्रेजर ऑफ द अंडरलाइंग पूल ऑफ कोलेक्ट्रल। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, अब ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसा जो अपना ओरिजिनेटर था मतलब बैंक, अब बैंक के पास में जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप के लोन्स हो सकते हैं ना, अलग अलग टाइप के असेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मान लो बैंक के 100 करोड़ का एक टाइप का लोन था, 200 करोड़ का एक अलग टाइप का लोन था, 300 करोड़ का एक अलग टाइप का लोन था। ठीक है, मान लेते हैं बैंक की जो 300 करोड़ का लोन है, ये 300 करोड़ के लोन को सिक्योरिटाइज करना चाहती है, कैसे, एनपीवी सॉरी एसपीवी को ट्रांसफर करके। करेक्ट। अब जो ये 300 करोड़ का लोन है, मान लो एक ऐसा लोन है जो कि बैंक को लगता है कि यार ये जो बोरोवर्स है ना, जो इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ये जो बोरोवर्स हैं, ये ऐसे बोरोवर्स हैं जिनसे रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है। ये ऐसे बोरोवर्स हैं जिनसे रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है, और हमारे पास एज सच कोई मॉर्गेज में प्रॉपर्टी या लैंड वगैरह भी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट लोन्स हैं, ठीक है, इस टाइप के लोन्स हैं, तो अब वहां पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखवाई जाती है। तो बैंक को लगता है कि यार ये ऐसे वाले लोन्स है जहां पे रिकवरी डिफिकल्ट है, मतलब ये रिस्की हो गए कि नहीं हो गए, जहां पर भी रिकवरी डिफिकल्ट हो जाएगी तो वो लोन्स कैसे हो जाएंगे, रिस्की। अब इसके ऊपर सिक्योरिटाइजेशन किया, तो अब एसपीवी ऑब्वियस सी बात है इसी वाले लोन के ऊपर ही तो इशू करेगी, जो हम कह सकते हैं सिक्योरिटीज वगैरह इशू करेगी या जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करेगी, तो वो इसी की बैकिंग के ऊपर ही तो इशू करेगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो ये सिक्योरिटी ये इशू कर रही है एसपीवी, ये सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग अगर हम करवाएंगे, अगर हम रेटिंग करवाएंगे, तो ये रेटिंग में हाईली रिस्की आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, ये रेटिंग में हाईली रिस्की आएंगे, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को पता तो होना चाहिए कि एसपीवी के जो सिक्योरिटीज हम परचेज करना चाह रहे हैं वो सिक्योरिटीज रिस्की है कि नहीं है। ठीक है, या एवरेज रिस्की है, मतलब मीडियम रिस्की है, या वेरी हाई रिस्क है, या लो रिस्क है, ये पता होना चाहिए। तो क्या रिस्क है उसकी रेटिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी रेटिंग हम किससे करवाते हैं, रेटिंग एजेंसी से। जैसे आपको पता होगा, हम लॉ में पढ़ते हैं ना, आपने सुना होगा नाम सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। नॉर्मली भी अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं या जो भी हम लोन वगैरह फाइनेंस करवाने जाते हैं, तो आपका सुना होगा सिविल स्कोर मांगता है। ठीक है, तो वो सब चीजें क्यों होती है, पता होना चाहिए ना कि भाई आपकी रेटिंग क्या है, आपकी आप रिस्की हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे भी जानना बहुत जरूरी है कि एसपीवी जो सिक्योरिटीज इशू कर रही है वो पेमेंट उसका आ भी पाएगा रिसीवेबल से या रिस्की है। ठीक है, उसके लिए हमें रेटिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक आता है इनहैंसमेंट प्रोवाइडर्स। देखो, इनहैंसमेंट प्रोवाइडर्स का मतलब होता है, अब एक चीज सुनना,
एक चीज सुनना आप, एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है टप्पू। अब टप्पू तो सब लोग जानते ही हैं, ठीक है, तारक मेहता वाला। तो अब टप्पू है, ठीक है। अब जो टप्पू है ना, उसको मान लो लोन की जरूरत है, उसको लोन की जरूरत है। अब वो लोन मांगने के लिए किसके पास गया, लेट्स से वो लोन मांगने के लिए किसी भी पर्सन के पास चला गया, लेट्स से वो चला गया तारक के पास ही चला गया, ठीक है। तो वो तारक मेहता के पास ही चला गया कि अंकल प्लीज मुझे, है ना, आप मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो तारक मेहता है उसको तो शक आएगा ना कि यार ये मुझसे क्यों लोन मांग रहा है, ये लोन दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्या जरूरत आ गई अचानक से। अब इसको डाउट आएगा। लेकिन अगर जो मान लो इसके जो दादाजी हैं, अगर वो जो दादाजी हैं चंपक चाचा, वो आके ये बोल दे, क्या आके बोल दे, तारक को ये बोल दे कि भाई तारक सुन, अगर ये टप्पू जो है तुझसे लोन मांग रहा है इसको प्लीज दे दे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं कि ये लोन का रीपेमेंट तुझे हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या अब तारक लोन दे देगा इजीली, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी किसने बोला है, चंपक चाचा ने गारंटी ली है, तो तारक जानता है कि अगर ये गारंटी ले रहे हैं तो कैसे ना कैसे करके ये अपने बेटे से जो है जेठालाल उससे दिलवा ही देंगे अल्टीमेटली। तो अब तारक को लोन देना इजी हो जाएगा, किसको, टप्पू को। दैट मीन्स अगर कोई गारंटी दे देता है तो हमें ट्रस्ट हो जाता है और हम उसको इजीली पैसा दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिफॉल्ट भी हुआ तो पीछे कोई बंदा खड़ा है जो गारंटी लेकर बैठा है, ठीक है। और इससे हम कहते हैं क्रेडिट इनहैंसमेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रेडिट इनहैंसमेंट। इसका मतलब बेसिकली जो आपने किसी को क्रेडिट दिया, ठीक है, और सामने वाला आप पे शक कर रहा है, तो हमने उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी हम कह सकते हैं कि बढ़ा दी, एक तरीके से गारंटी दे दी हमने, ठीक है। या हमने एक्स्ट्रा जो मान लो जो सिक्योरिटी चार्ज होता है तो वो हमने ज्यादा सिक्योरिटी क्रिएट कर दी चार्ज वाली। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, क्रेडिट एनहांसमेंट। तो इससे जो बेसिकली पैसा दे रहा है आपको, वो आप पे ट्रस्ट इजीली कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे है ये एनहांसमेंट प्रोवाइडर, देखो क्या बोला, दे प्रोवाइड credit enhancement to asset-backed securities. It is used to improve the liquidity, marketability, appeal, and safety of the underlying cash flow, interest and principal of a new instrument in the capital market. मतलब जो अपनी एसपीवी है, अब जो अपनी एसपीवी है, अब वो अपनी एसपीवी अगर इन्वेस्टर्स को जो है वो इशू कर रही है ना, नोट्स वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर रही है, तो अब इन्वेस्टर्स को डाउट आ रहा है, इन्वेस्टर्स को डाउट आ रहा है, नई नई कंपनी है, ट्रस्ट करें कि ना करें, पैसा लगाएं कि ना लगाएं। तो अब ये एसपीवी क्या करवा देगी, क्रेडिट एनहांसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देगी। अब देखो ये कैसे होता है, ये पढ़ो, ये जो फैसिलिटी है, क्या बोला, दिस एनहांसमेंट इज प्रोवाइडेड बाय underwriters or dealers that agree to buy the entire subordinated tranche or banks or insurers that provide unconditional guarantee। अब देखो क्या बोला कि ये जो एसपीवी है, ये एसपीवी क्या काम करेगी, ये एसपीवी प्रोवाइड करवा देगी क्रेडिट एनहांसमेंट की फैसिलिटी। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा अंडरराइटर्स वगैरह होते, तो यहाँ पे भी क्या बोला कि जब भी ये सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर रही है, तो जो एकदम रिस्की सिक्योरिटीज है, ऐसा ट्रेंच है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, रिस्की वाली जो सिक्योरिटीज है उसको मान लो किसने परचेज कर लिया, जो अंडरराइटर्स है उन्होंने ही परचेज कर लिया, खुद ही परचेज कर लिया अंडरराइटर्स ने। तो रिस्की सिक्योरिटीज तो वैसे भी किसके पास नहीं गई, इन्वेस्टर्स के पास नहीं गई, या बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से क्या दिलवा दी, गारंटी, अनकंडीशनल गारंटी, कि भाई अगर एसपीवी पैसा पे नहीं भी कर पाती है, किसको पे नहीं कर पाती है, इन्वेस्टर्स को, ठीक है, तो जो बैंक है जिसने गारंटी दी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने गारंटी दी है, वो पे करेंगे, ठीक है। सो इससे इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट रहेगा ना कि अच्छा अगर एसपीवी इन एनी केस इफ इट फेल्स टू मेक द पेमेंट, देन हमारे पास में एक सेकंड पर्सन बैठा है गारंटी लेकर, वो पेमेंट कर देगा, तो वो ट्रस्ट करके सिक्योरिटीज परचेज कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इनहांसमेंट प्रोवाइडर्स, ठीक। चलो अब इसके बाद में लास्ट आते हैं हम लोग, लास्ट पार्टिसिपेंट कौन है, अपना रेगुलेटर, सिंपल सा है, ऑब्वियस सी बात है, सारी जो चीजें हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जहां पे रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब अगर हम बात करें कि बैंक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, बैंक्स के लोन्स है, उसके ऊपर ही तो पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो आपको नहीं लगता आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, एब्सोल्युटली, तो वहां पे आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होगा,
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे पूरा सिक्योरिटी मार्केट, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज है, कैपिटल मार्केट है, तो सेबी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो रेगुलेटर्स होते हैं वो सब कुछ चेक करेंगे कि सारी चीजें एज पर प्रेस्क्राइब्ड लॉज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। दे इशू वेरियस रेगुलेशंस दैट गाइड्स एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। अब रेगुलेशन में क्या क्या चीजें आएंगी कि भाई प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है इस प्रोसेस की, बिकॉज जैसे हमने बात की कि अगर बैंक जो है वो सेल करेगा तो बैंक्स के बैलेंस शीट में इस चीज का ट्रीटमेंट होगा ना कि बैंक ने पैसा दिया, सॉरी बैंक ने अपने असेट्स दिए, ठीक है, इलिक्विड वाले, अब बैंक के पास में पैसा आया, तो ये सब चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी, प्रॉपर कैपिटल सही एडिक्वेट होना चाहिए कैपिटल, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग ऑफ एसपीवी, एसपीवी किस तरीके से बनेगा, उसका लाइसेंसिंग वगैरह, सुपरविजन, लॉज फॉर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज की अगर ट्रेडिंग वगैरह होगी तो ये सब चीजों के रिगार्डिंग लॉज वगैरह ध्यान रखना, डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो जब ये पूरा प्रोसेस होता है ना तो बैंक्स वगैरह को और इन सबको बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पे किसी बोरोवर का पर्सनल डेटा तो नहीं लीक हो जाएगा, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, इसीलिए रेगुलेटर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आ जाता है। तो ये अपना पूरा क्या हो गया, ये अपना पूरा हम कह सकते हैं टॉपिक हो गया किसका, पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है। तो अब अगर आपको वो जो पूरा फ्लो चार्ट याद है तो ये मुझे लगता है टॉपिक बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे के टॉपिक्स भी ऐसे ही हैं, अगर आपको वो फ्लो चार्ट याद है ना प्रोसेस वाला, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आगे वाला जो टॉपिक है उसको भी समझने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या है अपना टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, बट अभी हम इसको रीड कर लेंगे, सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है। अब देखो जो आपको बेनिफिट्स हैं वो दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। पहला किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है, ओरिजिनेटर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा किससे गिवन है, जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या बोला, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, फर्स्ट बोला है फ्रॉम द एंगल ऑफ ओरिजिनेटर दैट इज बैंक, एंड सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये इंपॉर्टेंट है। A financial institution or a bank, whatever, securitizes part of its balance sheet for the following reasons, ठीक है। अब पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट क्यों बोले, बिकॉज देखो ऑब्वियस सी बात है बैंक के पास में बहुत सारे लोन्स होते हैं, बैंक ऐसे तो है नहीं कि यार हर लोन को मुंह उठा के सिक्योरिटाइज कर देगा। मान लो कोई लोन 2 रुपए का है तो उसको भी, अब 2 रुपए का मतलब कम वैल्यू का है, तो उसको भी थोड़ी ना बैंक सिक्योरिटाइज करता फिरेगा। ये सारी जो चीजें हैं सिक्योरिटाइजेशन की, ये उन्हीं लोन्स के लिए होगी जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है यार, ये प्रोसेस में आप एसपीवी बनाओगे, सर्विसर होगा, अरेंजर होगा, ठीक है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबका खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। तो अब तुम 2 रुपए के लोन का अगर ऐसे करोगे तो फिर तो तुम डूब जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बेनिफिट अगर ज्यादा चाहिए हमें तो हमें यहाँ पे ज्यादा वैल्यू के लोन को सिक्योरिटाइज करना होगा, इसीलिए सारे के सारे हर टाइप के लोन को सिक्योरिटाइज नहीं करता है बैंक, बैंक बेवकूफ नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या बोला है, सिंपल है, फंडिंग द असेट्स दैट इट ओन्स, मतलब बैंक के पास जो असेट पड़ा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है जो हमने बात की, बैंक के पास में जो इलिक्विड असेट पड़ा हुआ है बैंक उसको फंडिंग कर रहा है, मतलब बैंक उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, बैंक उसको कन्वर्ट कर रहा है टू लिक्विड असेट, ठीक है। अब देखो क्या बोला, बैंक यूज सिक्योरिटाइजेशन टू, बैंक सिक्योरिटाइजेशन करके क्या क्या बेनिफिट लेता है, फर्स्ट सपोर्ट रैपिड असेट ग्रोथ, वही सेम चीज है। अगर बैंक ने अपने इलिक्विड असेट्स को, जैसे मान लो 100 करोड़ के उसके पास में असेट्स पड़े हुए थे रिसीवेबल्स, अगर बैंक ने उसको सेल करा तो उसके पास इमीडिएटली 100 करोड़ रुपए आ गया ना कैश में, अब वो उसको अलग अलग जगह पे यूज कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है वो कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, किसी और एक्टिविटी में यूज कर ले, एक्सपेंशन में यूज कर ले, ठीक है। तो रैपिड असेट ग्रोथ, पैसा है तो आप उस पैसे का और बेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, डाइवर्सिफाई देयर फंडिंग मिक्स एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंडिंग। अब देखो क्या बोला, डाइवर्सिफाई देयर फंडिंग मिक्स। अब देखो जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें बैंक है, बैंक को भी तो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब बैंक को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक अलग अलग सोर्सेज से अपने फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैंक को लोन वोन चाहिए या पैसा चाहिए, तो हो सकता है बैंक किसी दूसरे बैंक से लोन ले ले, ठीक है, बोरोइंग कर ले, या इवन आरबीआई से भी बैंक बोरोइंग वगैरह कर सकती है, या जो भी है सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर सकती है। तो ऐसे करके बैंक के पास में
फंडिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन भी एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से बैंक को फंड अरेंज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी हमने यही तो बात करी कि इलिक्विड असेट्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड असेट्स में, तो इसका मतलब यही तो है कि बैंक को फंड मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बैंक का फंडिंग मिक्स डाइवर्सिफाई हो रहा है, मतलब बैंक का एक और सोर्स क्रिएट हो गया पैसा जनरेट करने का, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पे, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फंडिंग। जैसे हो सकता है कि बैंक अगर आरबीआई से या किसी दूसरे बैंक से लोन लेती है या नॉर्मली और सिक्योरिटीज का इशू वगैरह करती है, तो माइट बी पॉसिबल कि वहां पे कॉस्ट ज्यादा आए। जैसे हो सकता है कि लोन वोन लेने के लिए उसकी इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा उसको आ रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि सिक्योरिटाइजेशन की कॉस्ट कम आई है, ठीक है, कि जो एसपी वगैरह क्रिएट हुई है उसको जो भी हम असेट्स वगैरह सेल करेंगे उससे जो भी है, तो वहां पे मार्जिन वगैरह कम ही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, हो सकता है उससे सिक्योरिटाइजेशन वाले प्रोसेस की जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली वो कम आ जाए, है ना। तो उससे हम कह सकते हैं कि कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। एंड फाइनली क्या बोला, रिड्यूस मेच्योरिटी मिसमैच। देखो क्या होता है, जैसे मान लो बैंक है, ठीक है, अब बैंक लेट्स से लोन जो दे रही है वो तो दे रही है लॉन्ग टर्म लोन, और बैंक के पास मान लो डिपॉजिट्स जो आ रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है, मतलब लोग जो अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, विड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, लेकिन लोन जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे मेच्योरिटी मिसमैच वगैरह की चीजें आ सकती है ना। तो बैंक को हो सकता है कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसी की मेच्योरिटी कुछ है, किसी की मेच्योरिटी कुछ और है। तो अभी इस केस में क्या बोला, अगर बैंक सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस कर लेता है तो उस वजह से मेच्योरिटी मिसमैचेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब बैंक को वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कि हमारा जो लोन का पैसा है वो इतने साल बाद आएगा और हमें डिपॉजिट वालों को इमिडिएटली पे करना है, ठीक है, तो वो इतना जो गैप आ जाता है वो बैंक इजीली फिल कर सकता है, कैसे, सिक्योरिटाइजेशन से। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बैंक को इमिडिएटली अरेंज हो जाएंगे फंड्स, बैंक को इतने टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फंडिंग द असेट्स दैट इट ओन्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा यहाँ पे है ना इट आएगा, इट, एक सेकेंड, दैट इट ओन्स। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है अपना, बैलेंस शीट कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या अपना पॉइंट नंबर 2, बैलेंस शीट कैपिटल मैनेजमेंट। अब अगेन यहाँ पे क्या बोला, बैंक्स यूज सिक्योरिटाइजेशन टू इंप्रूव बैलेंस शीट कैपिटल मैनेजमेंट। कैसे बैलेंस शीट कैपिटल मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं बैंक, देखो क्या बोला है, व्हेन द लोन्स और रिसीवेबल्स आर सिक्योरिटाइज्ड it releases a portion of capital tied up in these assets resulting in off balance sheet financing। अब आप देख रहे हो हमने ऊपर ये सब कुछ पढ़ा है, वही चीज को एज अ बेनिफिट दिया है इसने। क्या पढ़ा था हमने, बैंक की बैलेंस शीट में असेट्स तो शो हो रहे होंगे लेकिन वो इलिक्विड असेट्स है, तो अभी यहाँ पे बैंक अपना जो असेट है मतलब कैपिटल है उसको बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक यहाँ पे उसको सेल कर रहा है किसी और को। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो जो असेट्स है उस समय पैसा आ जाएगा, है ना, तो हम वो असेट्स को सेल कर रहे हैं किसी को, तो वो बैलेंस शीट से हटेंगे, जिसे क्या बोला जा रहा है, जिसे बोला जा रहा है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, जिसकी वजह से बैंक को पैसा आएगा तो लिक्विडिटी क्रिएट होगी, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी पोजीशन, और अल्टीमेटली बैंक्स उसका यूज करेगी अलग अलग जगह पे, लाइक एक्सपेंशन कर लिया बैंक ने, ठीक है, कुछ और कर लिया उस पैसे के साथ में, लाइक एक्सपैंडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी, या अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर लिया, मान लो कुछ भी, मतलब पैसा है तो बैंक उससे कुछ भी और चीजें कर सकता है, ठीक है, पैसा ब्लॉक होकर नहीं रहेगा, ठीक है, पैसा रिलीज हो रहा है, तो एक वो बेनिफिट हो गया। एंड तीसरा क्या बोला है, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर। अब देखो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे कि अगर एक बार असेट सिक्योरिटाइज हो गए तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, बैंक का तो काम खत्म है, ठीक है, क्योंकि बैंक ने तो अपने साइड से अपने असेट्स किसको सेल कर लिए, बैंक ने तो अपने साइड से सेल कर लिया एसपीवी को। अब एसपीवी के ऊपर सारी जो है हम कह सकते हैं रिस्क आ गई कि बोरोवर पेमेंट करेगा, बोरोवर पेमेंट नहीं करेगा, वो सबसे अभी कौन डील करेगा, एसपीवी डील करेगा। तो वंस द असेट्स हैव बीन सिक्योरिटाइज्ड द क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर ऑन दीज असेट्स for the originating bank is reduced considerably. This is because assets have been sold to SPV. तो बैंक ने जो भी अपने असेट सेल किए हैं तो बैंक जनरली इस तरीके से ही, आपने पढ़ा होगा आई थिंक फाइनेंस में, रिकोर्स बेसिस होता है और एक नॉन रिकोर्स बेसिस होता है, ठीक है।
जनरली बैंक यहाँ पे किस तरीके से सेल करता है, बैंक यहाँ पे इस तरीके से सेल करता है कि जो पूरी की पूरी रिस्क है वो किसके ऊपर आ जाए, एसपीवी। इसका मतलब देखो, एक तरीका तो क्या हो सकता है कि अगर बोरोवर पैसा ना दे तो बैंक लायबल हो, और एक तरीका क्या हो सकता है कि बोरोवर पैसा ना दे तो बैंक की लायबिलिटी खत्म है, बैंक का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, बोरोवर पैसा नहीं देगा तभी भी एसपीवी लायबल है। तो बैंक जनरली सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जहां पे बैंक अपनी रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और उस केस में एसपीवी ज्यादा मार्जिन डिडक्ट कर लेता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है भी एसपीवी रिस्क भी अपने ऊपर ले रहा है, तो एसपीवी मार्जिन डिडक्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से ठीक है, बैंक को पैसा तो पे करना पड़ा एक्स्ट्रा, मार्जिन जो है वो गया एसपीवी के पास ज्यादा, लेकिन उसकी वजह से बैंक की रिस्क कम हो जाती है क्योंकि अभी एसपीवी के ऊपर रिस्क आ गई, ठीक है। तो वो एसपीवी की रिस्क शो होगी, बैंक जो ओरिजिनल बैंक है वो सेफ रहेगी, है ना। तो सिक्योरिटाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव, और ये वाला मैंने आपको बताया था पहले भी कि हो सकता है बैंक के पास में ऐसे बोरोवर्स हैं जिनसे पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एनपीए, और हमने लॉ में भी जो सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा है वहां पर हमने यही सब कुछ पढ़ा है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब जो बैंक के ऐसे बोरोवर्स होते हैं जो पैसा पे ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 90 डेज या उससे मोर हो गया है ड्यू डेट के बाद, बट स्टिल बोरोवर्स पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तो उसे बैंक क्लासिफाई कर देता है एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब वो बैंक की बैलेंस शीट में दिख रहा है, बट वो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई भी पर्सन देखेगा कि बैंक की बैलेंस शीट में असेट तो है बट वो नॉन परफॉर्मिंग है, तो वो ट्रस्ट उसका कम हो जाएगा बैंक के ऊपर कि यार ये बैंक के ऊपर हम कैसे ट्रस्ट करें जब इसके लोन्स का पैसा ही रिकवर नहीं हो पा रहा। तो बैंक अपने बैलेंस शीट से चाहता है कि एनपीए हटे ताकि बैंक की बैलेंस शीट इंप्रूव हो, मतलब बैंक की बैलेंस शीट बुरी ना दिखे, ठीक है। तो बैंक अपनी बैलेंस शीट से एनपीए को ऐसा है नहीं कि डिलीट कर देगा, बैंक सेल करके हटा सकता है। तो बैंक अपने एनपीए किसको सेल कर सकता है, बैंक अपने एनपीए सेल कर सकता है टू एसपीवी। तो बैंक की बैलेंस शीट से जो उसके एनपीए हैं वो हट जाएंगे, है ना। तो सिक्योरिटाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम बैंक्स बैलेंस शीट। दिस विल रिमूव द क्रेडिट रिस्क एज वेल एज पोटेंशियली नेगेटिव सेंटिमेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट। जो नेगेटिव चीज है हटा दिया हमने उसको, ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया टू एसपीवी। और ये भी हमने बात की थी, क्या है, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। बैंक का मेन काम क्या है, लेंडिंग एंड डिपॉजिट। अगर बैंक के आलतू फालतू काम में इन्वॉल्व रहेगा, पैसा नहीं आ रहा, रिकवरी कैसे करे, ये वो, ठीक है, तो बैंक का मेन बिजनेस सफर करेगा। तो इसीलिए बैंक अगर ट्रांसफर कर देता है तो बैंक अपने कोर बिजनेस पे जो है वो ध्यान दे पाएगा, और उसकी सब जो छोटी मोटी चीजें हैं, रिकवरी एंड ऑल, ये किसको ट्रांसफर हो गई, टू एसपीवी। तो ये हम कह सकते हैं बैंक के या अल्टीमेटली ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर। अब इसमें तो सिंपल है, इन्वेस्टर के लिए कैसे बेनिफिट है, उनको तो आप ये मानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी खासी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू सेक्टर्स ऑफ एक्सपोजर दैट माइट नॉट बी अवेलेबल इन द रेगुलर बॉन्ड मार्केट। एक नया सेक्टर हो गया ना, ठीक है। अब देखो बेसिकली नॉर्मली यहाँ पे जो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो उसके अलावा एक हटके एक और सेक्टर आ गया कि भाई अभी हम उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ऐसी नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं जो कोई कंपनी इशू कर रही है। ये सिक्योरिटीज कैसी सिक्योरिटीज है, ये सिक्योरिटीज जो है वो सिक्योरिटीज है जो बैंक इशू कर रही है या इशू करवा रही है थ्रू एसपीवी अल्टीमेटली, बट वो किसकी बैकिंग पे है, वो ऐसे लोन्स की बैकिंग पे है जो बैंक के हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं यहीं पे। एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप एग्जाम में बस इतना सा ही लिख लेना स्टेटमेंट। देखो एग्जाम्पल में क्या बोला, जैसे एग्जाम्पल दिया है पेंशन फंड। अब पेंशन फंड हमने पढ़ा था ऊपर इन्वेस्टर होता है, लार्ज इन्वेस्टर होता है। पेंशन फंड यूजुअली इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, बट थ्रू सिक्योरिटाइजेशन इट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन होम लोन बैक सिक्योरिटी। मतलब वो ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है जो किसके ऊपर बैकिंग है, होम लोन। मतलब बैंक के होम लोन्स होंगे, बैंक ने उन होम लोन्स को बेस बनाकर क्या इशू करी अपनी सिक्योरिटीज, तो उसमें अगर इन्वेस्ट कर पा रहा है तो एक नया ऑप्शन हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस टू डिफरेंट एंड समटाइम्स सुपीरियर रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल। मैंने आपको बताया अभी ऊपर, अलग अलग, यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है
कि आपके पास में अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज है। कुछ सिक्योरिटीज जहां पे रिस्क भी कम है तो रिटर्न भी कम है, कुछ सिक्योरिटीज जहां पे रिस्क और रिटर्न दोनों हम कह सकते हैं मीडियम है, और कुछ सिक्योरिटीज जहां पे रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। तो इन्वेस्टर कैन पिक एंड चूज, इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि मुझे मतलब मेरी रिस्क एपेटाइट कैसी है, दैट मीन्स हाउ मच रिस्क कैन आई टॉलरेट, उससे हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट, कि कितने रिस्क मैं झेल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि यार मुझे मीडियम जाना है, मतलब ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम, तो वो एवरेज सिक्योरिटी सिलेक्ट कर लेगा। उसको लगता है कि नहीं यार मुझे रिस्क लेना चाहिए, उससे रिटर्न भी मुझे ज्यादा मिलेगा, तो वो ये सिलेक्ट कर सकता है। तो ये ऑप्शन हो गए उसके पास में, मतलब उसके पास वेराइटी है टू चूज फ्रॉम। देखो क्या बोला, एक्सेस टू डिफरेंट एंड समटाइम्स सुपीरियर रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल्स, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफर डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न लेवल। अलग अलग ब्रांचेस मतलब डिफरेंट पोर्शन, एक हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स क्रिएट कर देते हैं, उसे हम ब्रांचेस कहते हैं। अब वहां पे अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न लेवल्स होते हैं। इन्वेस्टर्स कैन चूज बेस्ड ऑन देयर रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टर्स उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर एबल टू टॉलरेट, उसे हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट। ठीक है, और तीसरा कनेक्टेड सा ही है, एक्सेस टू सेक्टर्स दैट आर अदरवाइज नॉट ओपन टू देम, मतलब ऐसे सेक्टर्स में जहां पे हम नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये भी कनेक्टेड ही है पॉइंट नंबर 1 से, कि ऐसे सेक्टर्स में जहां पे नॉर्मली हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू हम वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या बोला, सम सेक्टर्स लाइक माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। आप कभी सोच सकते हो कि आप इनके वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाओगे, कैसे ही, बट सिक्योरिटाइजेशन से आप वो कर सकते हो। आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटाइजेशन ओपन्स द डोर फॉर इन्वेस्टर्स टू एंटर दीज मार्केट्स, यानी वो ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी बैकिंग इन वाले टाइप के लोन्स के ऊपर बेस्ड है। तो अल्टीमेटली एक ही चीज है, 3 पॉइंट्स अब बता दिया उसको, ठीक है, मतलब 2 ही पॉइंट्स होने चाहिए। बट क्या बोला, ऐसे सेगमेंट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर पा रहे हैं, नया स्ट्रीम है, ये नॉर्मली हम कर ही नहीं सकते, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू दिस प्रोसेस। एंड सेकेंडली क्या बोला, आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल्स हैं, जिसमें से अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना पूरा यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, बेनिफिट्स। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। तो आज हमने अल्टीमेटली क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो आपको याद होगा हम लोगों ने पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट किया सिक्योरिटाइजेशन का। ठीक है, इसको आप लिख लेना या मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी। उसके बाद देखो क्या बोला है, उसके बाद में हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा सिक्योरिटाइजेशन का। इसके बाद में पार्टिसिपेंट्स हमने देखे, ठीक है, कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एंड फाइनली हमने क्या देखा, बेनिफिट्स। तो ये जो हमने टॉपिक सारे पढ़े, देखो जितने भी इसमें टॉपिक्स है ना इस चैप्टर में, आप ये मानो कोई सा भी टॉपिक आ सकता है। तो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बेनिफिट्स के ऊपर भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट आएगा, डायरेक्टली पूछा है बेनिफिट्स लिखो, डायरेक्टली पूछा है पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखो, नाम एज इन एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, चलो सो अब अपने कुछ 3-4 टॉपिक्स और रिमेनिंग है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।